नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। यहां पर अपन को किसको प्रिपेयर करना है? कोलॉइडल सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करना है। तो उनको प्रिपेयर करने के मेथड्स अपन को यहां पर देखने हैं। अब याद करिए, मैंने आपको बताया था कि कोलॉइडल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, दैट इज लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगर सबसे पहले बात करें लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन की, तो मैं कह सकता हूं लायोफिलिक सोल्स मे बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली वार्मिंग द सॉलिड विद लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम। अपन ने देखा था कि लायोफिलिक में डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर अगर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना है तो अपन आसानी से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे? बाय सिंपली शेकिंग दी सॉल्यूशन और वार्मिंग दी सॉल्यूशन। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? स्टार्च विद वाटर। अगर मैं बात करूं लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन की, तो अपन जानते हैं डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है। यहां पर इनको प्रिपेयर करने के लिए अपन को स्पेशल मेथड्स कैरी आउट कराने पड़ते हैं, और मैंने आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि वो स्पेशल मेथड्स अपन आगे पढ़ेंगे, तो वो स्पेशल मेथड्स अपन को यहीं पर देखने हैं। तो जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। यहां पर किसके प्रिपरेशन की बात करनी है अपन को? लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन की बात करनी है। तो मैं कह सकता हूं ऑन द अदर हैंड लायोफोबिक सोल्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स। These methods fall into two categories. First is dispersion methods, second is condensation methods. नाम से आप मतलब निकाल सकते हैं डिस्पर्जन मेथड्स का। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्स होना। मतलब जिस मेथड में बड़ा पार्टिकल का ब्रेकडाउन करके छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, उन मेथड को बोलते हैं डिस्पर्जन मेथड। कंडेंसेशन मेथड का मतलब क्या होगा? वो मेथड जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को एग्रीगेट करके बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, उन मेथड्स को बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड्स। अब अल्टीमेटली अपन को यहां पर मेनली स्टडी किसकी करनी है? डिस्पर्जन मेथड्स की करनी है। जो डिस्पर्जन मेथड है उनको अपन को डेप्थ में देखना है। अगर मैं कंडेंसेशन मेथड्स की बात करूं तो यहां पर सिंगल लाइन रिएक्शंस हैं जो लेबोरेटरी में परफॉर्म करी गई थी, तो उसको अल्टीमेटली अपन को सिर्फ रीड ही करना है। समझने वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? डिस्पर्जन मेथड। तो ये आप आसानी से रीड कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शंस ही हैं। पर अगर मैं बात करूं डिस्पर्जन मेथड की, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें डिस्पर्जन मेथड की, तो डिस्पर्जन मेथड फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं, दैट इज मैकेनिकल डिस्पर्जन, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन एंड पेप्टाइजेशन। अगर मैं बात करूं कंडेंसेशन मेथड की, तो कंडेंसेशन मेथड फर्दर अपन 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड को अपन 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट एंड बाय एक्सेसिव कूलिंग। केमिकल मेथड्स को अपन 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट इज डबल डिकम्पोजिशन, सेकंड इज ऑक्सीडेशन, थर्ड इज रिडक्शन एंड फोर्थ इज हाइड्रोलिसिस। स्टडी किसकी करनी है? अपन को डिस्पर्जन मेथड की। तो सबसे पहले अपन डिस्पर्जन मेथड देखेंगे, मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। तो अगर मैं मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड की बात करूं तो यहां पर अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिस्पर्जन मेथड है, मतलब बड़ा पार्टिकल है उसको छोटे में तोड़ना है। तो अपन क्या करेंगे? जो बड़ा पार्टिकल है उसको क्या करेंगे? जितना अपन पॉसिबली उसको ग्राइंड कर सकते हैं, जिस हद तक उसको ग्राइंड कर सकते हैं उसको ग्राइंड कर देंगे, और क्या करेंगे? उसको सूटेबल डीएम में डाल देंगे, या सूटेबल डीएम के साथ क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे। तो ये क्या बनेगा? सस्पेंशन सॉल्यूशन बनेगा। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। यहां पर अभी भी पार्टिकल की साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। तो बड़े पार्टिकल को ग्राइंड करने पर जो सॉल्यूशन बना वो कौन सा बना? सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब इस सस्पेंशन सॉल्यूशन को मुझे कोलॉइडल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? इस सस्पेंशन सॉल्यूशन को डाल दूंगा कोलॉइडल मिल में। कोलॉइडल मिल कैसे दिखेगी? पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जब आटा पीसते थे तो गट्टी में पीसते थे, गट्टी टाइप होती थी, आपने देखी भी होगी। 2 व्हील होते थे, एक व्हील ऐसा होता था, उसी के ऊपर दूसरा व्हील होता था, और वहां पे उसके ऊपर क्या होता था? हैंडल होता था। अपन क्या करते थे? बीच में से उसमें क्या डालते थे? गेहूं डालते थे और ऐसे घुमाते थे।
जो नीचे वाला व्हील होता था वो स्टेशनरी होता था, ऊपर वाला जो व्हील होता था वो मूवेबल होता था। अब ऐसे घुमाते घुमाते जब व्हीट पार्टिकल्स या मैं कह दूं गेहूं जब स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते थे तो वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते थे, उस व्हील के साइड से स्पिल आउट होने लग जाते हैं, अपने आप बाहर आ जाने लगते हैं। तो वैसे ही कोलाइडल मिल होती है। कोलाइडल मिल मैं आपको दिखा देता हूं। अपन को डिस्पर्जन मेथड में पढ़ना है मैकेनिकल डिस्पर्जन। अगर मैं कोलाइडल मिल की बात करूं तो कोलाइडल मिल ऐसे नजर आती है। जो सस्पेंशन सोल्यूशन अपन ने बनाया ग्राइंड करके पार्टिकल्स को, उस सोल्यूशन को अपन यहां से इंसर्ट करेंगे। ये एक व्हील है, ये दूसरी व्हील है। ये दोनों व्हील यहां पर मूवेबल होती है। अगर मैं इस बॉटम व्हील की बात करूं, अगर ये बॉटम व्हील क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो इसके ऊपर वाली व्हील एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। जो गट्टी होती थी उसमें तो एक ही व्हील मूव करती थी, पर यहां पर दोनों व्हील मूव करेंगी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, सस्पेंशन सोल्यूशन डाला, सोल्यूशन इनके बीच में आ जाएगा और पार्टिकल्स जो होंगे उनका फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये दोनों व्हील ऐसे अलाइंड होती हैं कि पार्टिकल्स का क्या होता है, फर्दर ब्रेकडाउन होता है। जैसे ही पार्टिकल कोलॉइडल रेंज में आने लगेंगे क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन जो है यहां से डिस्चार्ज होने लग जाएगा और अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा, कोलॉइडल सोल्यूशन। अगर मैं मैकेनिकल डिस्पर्जन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं दिस सोल्यूशन टू बी डिस्पर्स्ड इज ग्राइंडेड एज फाइनली एज पॉसिबल एंड देन shaken with the dispersion medium to form a suspension. Next अगर मैं पॉइंट की बात करूं, this suspension is passed through colloidal mill where the suspended particles are broken to produce particles of colloidal size. अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंक और पेंट्स। नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड। इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड को अपन ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए ब्रेडिक्स कौन रहे होंगे, किसी केमिस्ट का नाम होगा। ये जो ब्रेडिक थे ये बहुत अमीर थे, बहुत ही ज्यादा अमीर केमिस्ट थे। अब इतने ज्यादा अमीर थे कि जब भी ये एक्सपेरिमेंट करते थे अमीर सब्सटेंसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। अब आप मुझे बताइए अमीर सब्सटेंसेस कौन होंगे, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड के एग्जाम्पल मुझे याद हो जाएंगे। कैसे याद करूंगा कि जो ब्रेडिक थे वो अमीर साइंटिस्ट थे, अमीर सब्सटेंसेस के साथ ये क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। अब ब्रेडिक आर्क मेथड को समझने के लिए अपन सबसे पहले इसके डायग्राम को देखेंगे। ये इसका डायग्राम है। एक बार फिगर को समझ लेते हैं। ये क्या है, टब है। इस टब में वाटर और KOH मिला दिया गया है। इस टब को एक आइस बाथ में प्लेस करा गया है। इसको आइस बाथ बोल दूं या कूलिंग बाथ बोल दूं, एक ही बात है। अब इसमें क्या है, आइस। इस आइस में मैंने क्या कर दिया, सॉल्ट मिला दिया। सॉल्ट को मिलाने से क्या होगा, ये जो आइस है ये धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट होगी। मतलब ज्यादा देर तक क्या रहेगा, यहां पर टेम्परेचर जो रहेगा वो कम रहेगा। ठीक है, अब अगर सपोज करो मुझे बनाना है गोल्ड सोल्यूशन। अगर गोल्ड सोल्यूशन बनाना है तो मैं यहां पर जो मेटल रॉड्स लूंगा वो गोल्ड की लूंगा और इन दोनों मेटल रॉड्स को बाहर सर्किट से क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। अब प्रोसेस क्या होता है इसको समझेंगे। इन दोनों मेटल रॉड के बीच में मैं क्या करूंगा, आर्क स्ट्रक कर दूंगा। इसके बीच में क्या लगा दूंगा, एक आर्क सेटअप कर दूंगा। अब ये आर्क क्या करेगी, इस आर्क से जो टेम्परेचर डेवलप होगा ये इतना ज्यादा होगा, इतनी ज्यादा इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी कि जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट होने लग जाएंगे। अब गोल्ड के पार्टिकल्स क्या हुए, इवेपोरेट होने लगे। पर अभी भी मैं जानता हूं कि जो इसका एटमॉस्फेयर है, जो सिस्टम का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ठंडा है। तो इस कूलिंग बाथ के कारण क्या होगा, जो वेपर्स में कन्वर्ट हुए गोल्ड पार्टिकल्स वो कंडेंस होकर इस पूरे सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो जाएंगे और अल्टीमेटली मुझे क्या बनता हुआ नजर आएगा, गोल्ड सोल बनता हुआ नजर आएगा। क्लियर है। यहां पर KOH को काहे के लिए डाला गया है, KOH यहां पर स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है कि जो गोल्ड सोल बने वो कैसा रहे, स्टेबल रहे। एक यहां पर मैं पॉइंट और इंट्रोड्यूस करूंगा।
अपन जानते हैं कि जो लायोफोबिक सोल होते हैं, प्रिपरेशन किन क्या देख रहे हैं अपन, लायोफोबिक का। लायोफोबिक जो सोल होते हैं वो चार्ज कंटेन करते हैं, उनके ऊपर चार्ज एड्जॉर्ब रहता है। तो गोल्ड सोल में चार्ज किसके कारण आता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अगर आपसे कोई पूछ ले ब्रेडिक आर्क मेथड में जो चार्ज आता है पार्टिकल्स पर वो किसके कारण आता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात करूं तो इसके मैकेनिज्म के बारे में आपके सिलेबस में स्टडी नहीं दे रखी है। आप बस ऐसे सोच सकते हैं कि इतनी इंटेंस हीट प्रोड्यूस हुई कि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आयनाइज हो जाएंगे, और इन आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को कौन कैप्चर कर लेगा, कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, गोल्ड पार्टिकल्स। तो अल्टीमेटली आपको याद क्या रखना है कि गोल्ड पार्टिकल्स पे जो चार्ज आता है वो किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के कारण। अब एक क्वेश्चन का आप मुझे जवाब दे दीजिए कि जो गोल्ड सोल होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन का कैप्चर हुआ है तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक और चीज, अपन यहां पर चार्ज जो बताएंगे सॉल्यूशन का वो किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे कि जो पार्टिकल्स हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज है, उसने जो चार्ज एड्जॉर्ब कर रखा होगा उसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का चार्ज बताएंगे। अपन ये नहीं देखेंगे कि सॉल्यूशन में चार्ज कौन सा मौजूद है, अपन ये देखेंगे कि जो चार्ज एड्जॉर्ब हुआ है डीपी पर, सपोज करो पॉजिटिव चार्ज एड्जॉर्ब हुआ तो सॉल्यूशन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, नेगेटिव चार्ज एड्जॉर्ब हुआ मतलब नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर है? फटाफट यहां पर इनके पॉइंट्स देख लेते हैं अपन। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट है, an arc is struck between the metal electrodes under the surface of water containing some stabilizing agent such as a trace of KOH. The water is cooled by immersing the container in an ice bath. The intense heat of the arc vaporizes some of the metal which condenses under cold water. अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल्स की बात करूं, एग्जाम्पल्स अपन ने देख लिया गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। दो एग्जाम्पल और मैंने यहां पर लिखे हैं, कॉपर और लेड। ब्रेडिक आर्क मेथड में मैं एक पॉइंट और इंक्लूड करूंगा। मैं कह सकता हूं ब्रेडिक आर्क मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्जन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड। ऐसा क्यों? क्योंकि याद करो जब अपन ने ब्रेडिक आर्क मेथड कैरी आउट कराया था तो जो गोल्ड पार्टिकल्स थे वो सबसे पहले क्या हुए, इवेपोरेट हुए, मतलब बड़ा पार्टिकल छोटे में कन्वर्ट हुआ, मतलब डिस्पर्जन। और ये जब इवेपोरेशन हुआ इसका साइमल्टेनियसली क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया। तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि जब गोल्ड सोल बना उसको बनने में दो मेथड यहां पर इंक्लूड हुए, एक तो डिस्पर्जन मेथड और दूसरा कंडेंसेशन मेथड। क्लियर है? नेक्स्ट अपन मेथड की बात करेंगे, दैट इज पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन मेथड जो अपन यूज करते हैं वो किसके फॉर्मेशन के लिए करते हैं, किसके प्रिपरेशन के लिए करते हैं, लायोफोबिक सोल के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। तो थर्ड मेथड है पेप्टाइजेशन। ये आपको नाम जाना पहचाना सा लग रहा होगा। जब मैंने आपको टेबल बताई थी लायोफिलिक और लायोफोबिक की, तब अपन ने यहां पर पेप्टाइजेशन की बात करी थी। तो अगर मैं पेप्टाइजेशन की बात करूं तो पेप्टाइजेशन मैंने किस स्टेज में कराया था, जब एक कंटेनर में डीएम पार्टिकल्स थे और इन डीएम पार्टिकल्स में जब मैंने डीपी मिलाया था तो मुझे पता है डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन नहीं था, तो डीपी पार्टिकल्स बॉटम में क्या हो गए थे, सेटल डाउन हो गए थे, और पार्टिकल्स का क्या हो गया था, कोगुलेशन हो गया था। जब पार्टिकल्स का कोगुलेशन हुआ उस समय मैंने क्या करा, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला, जिसके कारण वापस से पार्टिकल्स कहां पर आ गए, ऊपर आ गए, और क्या बन गया, कोलॉइडल सोल बन गया। तो मैं कह सकता हूं पेप्टाइजेशन इज अ ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। क्लियर है? अब पेप्टाइजेशन को अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, बाद में इसके थ्योरी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पर AgI का क्या दे रखा है, प्रेसिपिटेट दे रखा है। अब जब आप लैब में गए होंगे तो आपने प्रेसिपिटेट देखा होगा।
प्रेसिपिटेट कैसा नजर आता है? प्रेसिपिटेट का जो स्ट्रक्चर होता है, या मैं अगर बात करूं प्रेसिपिटेट जैसा दिखता है, वो एक रफ सरफेस दिखता है। अब रफ सरफेस है मतलब मैं कह सकता हूं ये जो प्रेसिपिटेट है ये एक गुड एड्सॉर्बेंट की तरह काम करता है। अब अगर इस प्रेसिपिटेट में मैं अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूं तो इलेक्ट्रोलाइट से मुझे मिलेंगे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो इनके सरफेस पर आयंस क्या हो जाएंगे? एड्सॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि प्रेसिपिटेट एक गुड एड्सॉर्बेंट की तरह वर्क कर रहा है। अब आयंस जो एड्सॉर्ब होंगे वो भी पर्टिकुलर टाइप के आयंस ही एड्सॉर्ब होंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में से किसी एक पर्टिकुलर आयन को प्रेफरेंस दी जाएगी। अब ये कैसे पता चलेगा किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? ये अपन एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं। पर अपने सिलेबस में एक थ्योरी दे रखी है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी का मतलब क्या है? किसी एक पर्टिकुलर आयन को प्रेफरेंस दी जाएगी और अपने सिलेबस में प्रेफरेंस दी जाती है कॉमन आयन को। तो मैं कह सकता हूं प्रेसिपिटेट जो है उन पार्टिकल्स पे एड्सॉर्प्शन किसका होगा? कॉमन आयन का। अपने सिलेबस में किन आयंस का एड्सॉर्प्शन है? कॉमन आयंस का एड्सॉर्प्शन है। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताइए, अगर AgI के प्रेसिपिटेट में मैं AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूं तो यहां पर कॉमन आयन कौन सा नजर आ रहा है? Ag। तो मैं कह सकता हूं AgI के सरफेस पर Ag प्लस क्या हो गया? एड्सॉर्ब हो गया। तो ये जो आयन है ये क्या बता रहा है? ये आयन एड्सॉर्ब हुआ है। और AgNO3 में और कौन से आयन मिलेंगे मुझे? NO3 माइनस। ये जो आयंस हैं ये पूरे सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो चुके हैं। तो अगर AgI की बात करें तो AgI पे परमानेंट लेयर किसने बनाई है? Ag प्लस ने बनाई है, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और जो सेटल्ड डाउन पार्टिकल्स हैं वो वापस से कहां जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे, और किसका फॉर्मेशन कर देंगे? लायोफोबिक सोल का फॉर्मेशन कर देंगे। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है AgI का प्रेसिपिटेट है, अपन ने इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा Ki। कॉमन आयन कौन सा नजर आ रहा है? I माइनस। तो AgI पे कौन एड्सॉर्ब हो गया? I माइनस। और जो K प्लस है वो पूरे सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फॉर्म में नजर आएगा। क्लियर है? तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो सॉल्यूशन है वो कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का चार्ज अपन किसको देखकर बताते हैं? कि पार्टिकल पर जो आयन एड्सॉर्ब हुआ है उस आयन पे जो चार्ज है उसको देखकर अपन सॉल्यूशन का चार्ज बताते हैं। तो पार्टिकल पे कौन सा चार्ज एड्सॉर्ब हुआ? नेगेटिव चार्ज एड्सॉर्ब हुआ, तो अपन कह सकते हैं जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज FeOH होल थ्राइस एक प्रेसिपिटेट होता है। अगर मैं इस प्रेसिपिटेट में FeCl3 ऐड करता हूं तो कॉमन आयन मुझे नजर आ रहा है Fe, तो Fe का क्या हो जाएगा? एड्सॉर्प्शन। सॉल्यूशन जो कहलाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल है FeOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट है, मैंने क्या डाला? NaOH डाला। अब आप मुझे बताइए कॉमन आयन कौन सा नजर आ रहा है? OH। तो OH क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट पर एड्सॉर्ब हो जाएगा और सॉल्यूशन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। फिफ्थ एग्जांपल है CDS। CDS भी क्या है? एक प्रेसिपिटेट है। अब अगर इस प्रेसिपिटेट में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूं तो कॉमन आयन कौन सा नजर आ रहा है? S-2। S-2 एड्सॉर्ब हो जाएगा और सॉल्यूशन कहलाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्लियर है? तो अगर मैं यहां पर पेप्टाइजेशन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने ऐड करे हैं ये इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। क्लियर है? अब पेप्टाइजेशन को पहचानेंगे कैसे? बहुत बार अपन को सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, अगर अपन सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ लें क्वेश्चन की अपना आंसर आ जाएगा। पेप्टाइजेशन जब होता है तो होता क्या है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को अपन सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं।
तो कहीं भी क्वेश्चन में दे दिया जाए अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इज कन्वर्टिंग इनटू सॉल्यूशन, किस मेथड से होगा? पेप्टाइजेशन से। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर मैं स्पेशली दो एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, थर्ड एग्जाम्पल एंड फोर्थ एग्जाम्पल। ये दोनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इसको एक बार डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर? FeCl3 है और इसको अपन ने हॉट वाटर के साथ मिला दिया, ठीक है। अब मुझे पता है वाटर कैसा होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब H+ और OH- कम अमाउंट में मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूं यहां से मुझे क्या मिलेगा? H+ और OH-। ये जो OH- मिलेगा ये FeCl3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? FeOH प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब मुझे पता है यहां से जो OH- मिला वो लेस अमाउंट में मिला, तो मैं कह सकता हूं FeOH लेस अमाउंट में ऑब्टेन होगा। तो अपन कह सकते हैं सॉल्यूशन में अभी भी FeCl3 मौजूद होगा। तो मैं कह सकता हूं सॉल्यूशन में अभी कौन कौन मौजूद है? FeCl3 एंड FeOH का प्रेसिपिटेट। तो अब आप मुझे बताइए कॉमन आयन कौन सा नजर आ रहा है? Fe। तो मैं कह सकता हूं FeOH का जो प्रेसिपिटेट है और सॉल्यूशन में FeCl3 मौजूद है, इनमें जो कॉमन आयन है वो है Fe+3 और Fe+3 क्या हो जाएगा? इस प्रेसिपिटेट पर एडजॉर्ब हो जाएगा। तो जो अपन ने एग्जाम्पल देखा था वो देखा था यहां से। बहुत बार एग्जामिनर यहां से शुरू करता है कि अगर FeCl3 को हॉट वाटर में डालेंगे तो कौन सा चार्ज्ड सोल अपन को ऑब्टेन होगा? तो मैं कह सकता हूं अपन को पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सोल ऑब्टेन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, FeCl3 को अगर अपन हॉट वाटर में डालेंगे तो अपन को FeOH प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब अगर एग्जामिनर बोल रहा है कि इस सॉल्यूशन में मैंने हायर कंसंट्रेशन में NaOH ऐड कर दिया, एक्सेस में NaOH ऐड कर दिया, तो मुझे रिएक्शन कुछ ऐसी नजर आएगी। FeOH का प्रेसिपिटेट है, NaOH कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, एक्सेस में है। तो आप मुझे बताइए यहां पर अब कॉमन आयन कौन सा होगा? मैं कह सकता हूं OH होगा। तो मुझे जो चार्ज्ड सोल मिलेगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सोल मिलेगा। मैं कह सकता हूं यहां पर FeCl3 भी बचा होगा पर उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होगा और यहां पर जो NaOH है ये कंसंट्रेटेड, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो यहां पर OH- के आयंस क्या होंगे? ज्यादा। तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? कॉमन आयन को, और मुझे क्या मिल जाएगा? नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब जो यहां पर नेक्स्ट मेथड है वो है कंडेंसेशन मेथड। इसकी सिर्फ आपको रीडिंग देनी है, सिर्फ यहां पर रिएक्शंस दे रखी हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो अपन को समझना था मेनली वो समझना था डिस्पर्जन मेथड्स। अब यहां पर बोर्ड में आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल्यूशन। अब यहां पर आपको 4 सोल्यूशन गिवन है और आपको यह पता लगाना है कि किस सोल्यूशन में अपन को नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल्यूशन ऑब्टेन होगा। अगर मैं चारों सोल्यूशन की बात करूं तो फर्स्ट सोल्यूशन आपको दे रखा है 100 ml 0.1 मोलर AgNO3 प्लस 100 ml 0.1 मोलर KI। सेकेंड सोल्यूशन इज 100 ml 0.2 मोलर AgNO3 प्लस 100 ml 0.1 मोलर KI। थर्ड सोल्यूशन इज 100 ml 0.1 मोलर AgNO3 प्लस 100 ml 0.2 मोलर KI एंड फोर्थ सोल्यूशन इज 100 ml 0.2 मोलर AgNO3 प्लस 200 ml 0.1 मोलर KI। अब अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट सोल्यूशन की बात करूं तो फर्स्ट सोल्यूशन में आपको AgNO3 और KI दे रखा है। अब मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है ना तो AgNO3 प्रेसिपिटेट है ना ही KI प्रेसिपिटेट है। तो अगर मैं सबसे पहले इनके मिलीमोल्स की बात करूं तो मिलीमोल्स क्या होते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो अगर AgNO3 के मिलीमोल्स की बात करें तो ये हो जाएगा 100 इंटू 0.1 दैट इज 10 मिलीमोल। KI के मिलीमोल की बात करूं तो हो जाएंगे 100 इंटू 0.1 मोलर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमोल। तो मैं कह सकता हूं इनिशियली जो AgNO3 है और KI है इनके कितने मिलीमोल्स हैं? 10 मिलीमोल 10 मिलीमोल। और प्रोडक्ट कितना है? इनिशियली 0। कुछ टाइम बाद
दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और मुझे दिखाई दे रहा है स्टोइकियोमेट्री 1-1 है, मतलब इसके भी 10 मिलीमोल और इसके भी 10 मिलीमोल दोनों के खत्म हो जाएंगे। तो फाइनली ये कितने रह जाएंगे, 0-0। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, AgI और KNO3। AgI क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, कितना बनेगा 10 मिलीमोल। KNO3 कितना ऑब्टेन होगा, 10 मिलीमोल। तो फाइनली मेरे पास सॉल्यूशन में कौन है, AgI और KNO3। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर क्या कोई कॉमन आयन है, कोई कॉमन आयन नहीं है, मतलब किसी का भी एडजॉर्प्शन नहीं होगा। तो यहां पर तो मुझे नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं होगा। अगर मैं सेकंड सॉल्यूशन की बात करूं तो सेकंड सॉल्यूशन में मैं कह सकता हूं AgNO3 के कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे। AgNO3 का वॉल्यूम आपको दे रखा है 100, मोलैरिटी दे रखी है 0.2, मतलब 20 मिलीमोल। Ki के मिलीमोल्स की बात करूं तो वॉल्यूम है 100 और मोलैरिटी है 0.1, मतलब 10 मिलीमोल। तो मैं कह सकता हूं इनिशियली AgNO3 के हैं 20 मिलीमोल और Ki के हैं 10 मिलीमोल, और प्रोडक्ट क्या है, 0। कुछ टाइम बाद मैं कह सकता हूं इनके स्टोइकियोमेट्री 1-1 है, तो ये 10 तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा, 10 मिलीमोल रह जाएगा, मतलब AgNO3 कितना रह गया, 10 मिलीमोल। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा मुझे, AgI मिलेगा, कितना मिलेगा, ये 10 मिलीमोल खत्म हुआ तो बनेगा कितना, 10 मिलीमोल। KNO3 कितना बनेगा, 10 मिलीमोल। सॉल्यूशन में अब 3 कंपोनेंट हैं और उसमें से AgI क्या है, PPT है। अब आप मुझे बताइए इन तीनों में से क्या आपको कहीं कॉमन आयन नजर आ रहा है। अपन कह सकते हैं यहां पर कॉमन आयन कौन सा नजर आ रहा है, Ag+। तो Ag+ क्या हो जाएगा, सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन हुआ या नेगेटिवली, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन हुआ। पार्टिकल पे कौन सा चार्ज एडजॉर्ब हुआ, पॉजिटिव, तो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन। पर अपन को क्या फाइंड करना है, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो थर्ड सॉल्यूशन पे अगर मूव करें अपन, तो थर्ड सॉल्यूशन में मैं कह सकता हूं AgNO3 के कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे, 100 इंटू 0.1 दैट इज 10 मिलीमोल। Ki के कितने मिलीमोल हो जाएंगे, 100 इंटू 0.2 मोलर दैट इज 20 मिलीमोल। तो इनिशियली AgNO3 कितना है, 10 मिलीमोल, Ki कितना है, 20 मिलीमोल, प्रोडक्ट कितने हैं, 0-0। कुछ टाइम बाद मैं कह सकता हूं AgNO3 पूरा कंज्यूम हो जाएगा, Ki कितना रह जाएगा, 10 मिलीमोल। इसके 10 के साथ ये 10 रिएक्ट करेगा तो ये बनेंगे कितने, 10, तो रह कितना जाएगा, 10। तो अब मैं कह सकता हूं पूरे सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, Ki है, AgI है और KNO3 है। तो क्या मुझे कहीं कॉमन आयन नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। कहां नजर आया, Ki में। कॉमन आयन कौन सा है, I-। तो मैं कह सकता हूं ये जो I है इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड सॉल्यूशन। एक बार फोर्थ सॉल्यूशन भी अपन देख लेते हैं। अगर मैं फोर्थ सॉल्यूशन की बात करूं तो AgNO3 के कितने मिलीमोल्स हो गए, 20। Ki के कितने मिलीमोल्स हो गए, 20। तो मैं कह सकता हूं इनिशियली AgNO3 कितना है, 20 मिलीमोल, Ki कितना है, 20 मिलीमोल, प्रोडक्ट क्या रहेंगे, 0। कुछ टाइम बाद AgNO3 के 20 Ki के 20 के साथ रिएक्ट करेंगे और AgI कितना मिलेगा, 20, और KNO3 कितना मिलेगा, 20। सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, रिएक्टेंट तो खत्म हो चुका है कौन कौन से कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट। यहां पर कहीं भी मुझे कॉमन आयन नजर नहीं आ रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर कोई सा भी चार्ज एडजॉर्ब नहीं होगा। तो मेरा अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड सॉल्यूशन।